है होल्ड और कीप एट बे। ये वो वाला बे नहीं है, वो बेबी वाला बे है ना, बेबी। वो बे ये वाला होता है, बाई बाई, क्या आप जो भी बोलते हो, ठीक है। बे ये अलग है, वो अलग है। तो होल्ड सम, ओ सॉरी, होल्ड कीप, होल्ड या फिर कीप एट बे का मतलब है टू प्रिवेंट समवन और समथिंग अनप्लेजेंट फ्रॉम हार्मिंग यू। मतलब कोई अगर नेगेटिव चीज को आप दूर रख रहे हो तो यू आर होल्डिंग समथिंग एट बे। समझ में आया? तो डिस्टेंस बना रहे हो आप, ठीक है। वाइड बर्थ क्रिएट कर रहे हो एक तरीके से, किसी अप्रिय चीज को आपको नुकसान पहुंचाने से रोकना। ही हेल्ड द पुलिस एट बे विद द गन फॉर सेवरल आवर्स। कोई गुंडा होगा, यहाँ पुलिस है, पुलिस गुंडे को मारना चाहती है, बट गुंडे ने बंदूक निकाल रखी है, तो बंदूक की वजह से वो काफी देर तक पुलिस को दूर रखे रखा उसने। यस और नो? आई हेल्ड द अटैकर एट बे वाइल शी गोट अवे एंड कॉल्ड द पुलिस। जैसे मैंने अटैकर को ऐसे पकड़ लिया पीछे से, इतने में वो गई और पुलिस को बुला के ले आई। तो अटैकर को दूर रखा आपको मारने से, तो प्रिवेंट समवन और समथिंग अनप्लेजेंट फ्रॉम हार्मिंग यू। हेल्टर स्केल्टर, इसका मतलब होता है क्विकली एंड इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। जैसे कि आप कहीं चोरी करने जा रहे हो, मतलब आपने कोई चोर चोरी करने जा रहा है, पुलिस आ गई और वो 4-5 लोग थे चोर जो थे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, मेले में भगदड़ मच गई है, तो हेल्टर स्केल्टर हो रहा है, ठीक है। व्हेन द पुलिस अराइव द राइटर्स रैन हेल्टर स्केल्टर, अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। हैव अ ब्रश विद का मतलब है हैव एन एनकाउंटर और कम इन कॉन्टेक्ट विद समथिंग। जैसे दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट राहुल हैड अ ब्रश विद द लॉ। मतलब किसी के कांटेक्ट में आना, किसी से आपका आमना सामना होना, या किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को आपको फील करना। जैसे हो सकता है किसी के ऊपर पहले केस हुआ हो, अब दूसरी बार भी केस हो गया, तो कह रहा है ये पहली दफ़ा नहीं है कि राहुल हैड अ ब्रश विद द लॉ, कि कानून के सामने वो आया। कानून के सामने का मतलब कि वो लॉ के चपेट में आया है, कहने का मतलब कि उसके ऊपर केस या वो मुकदमे में पहले से ही कई बार फंसा हुआ है, तो उसके लिए पहली चीज नहीं है, उसका ये आमना सामना फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। आर प्रिंसिपल हैड अ ब्रश विद द वीसी ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ लेक्चरर। तो उसका एनकाउंटर किया वाइस चेयरमैन से, है ना, वाइस चांसलर से। किसने? प्रिंसिपल ने। तो हैड अ ब्रश विद का मतलब बातचीत की या डिस्कशन हुआ, एक दूसरे के सामने आए, एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर मतलब आमना सामना हुआ, ठीक है, लेक्चरर के अपॉइंटमेंट को लेके। ये बहुत अच्छा है। हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब है कंट्रोवर्सी को रेज करना। एक बहुत डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन है, स्पेशली इन विच अ लॉट ऑफ पीपल गेट वेरी एंग्री और कंप्लेन। विवाद कोई खड़ा हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं अप्रिय स्थिति है। जैसे वुमेन के रोल के ऊपर अगर कोई रिमार्क्स दे दे, तो उसकी वजह से हो सकता है ना हॉर्डनेस नेस्ट क्रिएट हो सकता है फेमिनिस्ट के बीच में, कि कैसे वुमेन के बारे में बोल दिया, तो उसको डिफेंड करने के लिए या उनके सपोर्ट में आएंगी फिर महिलाएं या फेमिनिस्ट लोग आएंगे। तो कंट्रोवर्सी अगर कोई क्रिएट हो गई है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्नेट नेस्ट। उसके जो रिमार्क्स थे गुड वुमेन की कमी को लेके, है ना, टेनिस प्लेयर्स जो है बेसिकली उनकी बात हो रही है इन पर्टिकुलर, तो उसकी वजह से हॉर्नेट नेस्ट है ना, टंग ट्विस्टर हो रहा है थोड़ा सा, ये विवाद खड़ा हो गया है। किसी ने रिलीजन के ऊपर या रिजर्वेशन के ऊपर कुछ बोल दिया है, पॉलिटिशियन को कुछ बोल दिया है, विवाद, किसी मूवी को लेके बोल दिया, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोल दिया, विवाद खड़ा हो जाता है। होल्ड somebody to ransom, इसका मतलब टू फोर्स someone to do something by putting that person in a situation where they have no choice। वो आपने कोयर्स वर्ड पढ़ा है ना, यहाँ पे आपने बंदूक रख ली और जबरदस्ती किससे कागजात पे साइन करवा लिया आपने वसीयत पे, तो ये वही है होल्ड somebody to ransom। जबरदस्ती किसी कुछ काम करवा लेना, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर कर देना। मूवीज में होता था कि भाई हीरो की माँ और बहन को पकड़ लिया दुश्मन ने या विलन ने, अब उनको मारने की धमकी दे रहा है अगर हीरो ने कुछ काम नहीं किया, गलत काम, ऐसा होता था। तो होल्ड somebody to ransom, या किसी के बच्चे को उठा लिया है, अब उससे जबरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं। टू डिमांड कंसेशन बाय मेकिंग समवन कैप्टिव, किसी को बंदी बना के कुछ करवाना, ठीक है। ये बड़ी दुख की बात है कि हैंडफुल ऑफ मिलिटेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, नेशन को रैंसम पे रख रहे हैं। जैसे हमारे कुछ लोग पकड़ लिए और फिर कुछ डिमांड कर रहे हैं, या किडनैपर्स ने 40-50 इनोसेंट लोगों को पकड़ लिया है, या टेररिस्ट ने पकड़ लिया, अब कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो जबरदस्ती गवर्नमेंट से कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या हाईजैक कर लिया है प्लेन, ठीक है। होल एंड कॉर्नर, इसका मतलब रहस्यमय कोई चीज है, सीक्रेट है। आई हैव कम टू नो ऑफ योर होल एंड कॉर्नर मेथड ऑफ डीलिंग विद पीपल। ये तुम्हारी जो चुपचाप से जो तुम चुपके से कर रहे हो ना, ये सारे रहस्यमय तरीके से, मिस्टीरियस वे से मुझे सब पता लग गए हैं। आई डू नॉट वॉन्ट एनी मोर होल इन द कॉर्नर डील्स। मैं और कोई ऐसी डील नहीं चाहता हूं जो कि पीछे पीछे हो, मैं ट्रांसपेरेंसी चाहता हूं। इन द लर्च का मतलब है किसी फ्रेंड को डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना।
टू नॉट डू फॉर समवन व्हाट दे हैड प्रॉमिस यू वुड डू, मतलब आपने कहा किसी की मदद करोगे बट आपने टाइम पे मदद की नहीं, उसको वहीं प्रॉब्लम में छोड़ दिया। इन द लर्च, यू मस्ट नेवर लीव योर बेस्ट फ्रेंड इन द लर्च, कभी ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए आपको आपके दोस्त को। ही सैड ही वुड हेल्प विद द रेंट, कहा था मदद करेगा बट उसने मुझे धोखा दे दिया बीच में। इन दी रेड का मतलब होता है सारा पैसा खो देना या फिर लॉस को सफर करना, नुकसान उठाना किसी पर्टिकुलर चीज का। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट कर रही है रेड में, 5 स्टेट लगातार 5 साल से नुकसान उठा रखा है, ठीक है। डेफिशिएंसी चल रही है उनकी, सरप्लस तो भूल ही जाओ, फिस्कल डेफिसिट हो रखा है। टूरिज्म इज डाउन एंड मैनी होटल्स आर ऑपरेटिंग इन दी रेड। अब टूरिज्म भाई लोग आ नहीं रहे हैं, कोविड के टाइम पे जैसे हुआ था, तो होटल्स जो थे, जितने भी हॉस्पिटैलिटी वाले बिजनेस थे, हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब वेलकम करना किसी का, सेवा करना किसी की, तो वैसे सर्विस वाले जो बिजनेस थे वो क्या थे, रेड में थे, ठीक है। इन दी ब्लूज, इन दी ब्लूज का मतलब है कंप्लीटली गॉन और डिसअपियर्ड एंटायरली आउट ऑफ द साइट और रीच, बिल्कुल नज़रों से ओझल हो गया है, बिल्कुल नज़र से एकदम बाहर हो गया है, दृष्टि या पहुंच से बाहर हो गया है। आई हैव नो आइडिया वेयर माई कीज हैव गॉन, कहाँ रखी हैं चाबियां, मुझे पता ही नहीं है। दे सीम टू हैव डिसअपियर्ड इन द ब्लू, नज़रों से ओझल हो गई है। डिप्रेस्ड को भी हम इन दी ब्लू बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन ही इज इन द ब्लूज दीज डेज, वो बहुत उदास है, डिप्रेस्ड है, एंग्शियस है। इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब है इंटेंशनली एंड विदाउट इमोशन और फीलिंग, मतलब बेरहमी से आपने किसी को मार दिया ना, बिना किसी इमोशन और फीलिंग के, तो यू हैव डन दिस थिंग इन कोल्ड ब्लड। द चाइल्ड वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, बिल्कुल भी उसके ऊपर रहम नहीं आया, तरस नहीं आया और उसका कत्ल कर दिया। इन द डम्प्स, इसका मतलब भी अनहैप्पी होता है, दुखी इंसान को हम लोग बोलते हैं। शी इज बिट डाउन इन द डम्प्स बिकॉज शी फेल्ड वन ऑफ हर एग्जाम्स, फेल हो गई है तो इसलिए वो इन द ब्लू इन द डम्प्स एक ही चीज है, ठीक है। हर विजिट चीयर्ड मी अप एज आई वॉज इन द डम्प्स बिफोर हर विजिट, ठीक है। हर विजिट, तो उसके आने से पहले मैं बड़ा उदास था बट जैसे वो आई मैं खुश हो गया, ठीक है, तो मैं डम्प्स में था। किक वंस हील्स, तो किक वंस हील्स का मतलब है टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग, जैसे हमने पीछे भी देखा था कूल वंस हील्स, है ना, ऐसा कुछ था। तो किक वंस हील्स का मतलब है टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग, टू बी फोर्स टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आप डॉक्टर को दिखाने आए हो और आपसे पहले मान लो 20 पेशेंट है, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। आपको कहीं जाना है और बस की लाइन में लगे पड़े हो, टिकट ले रहे हो, तो अब आपके आगे 20-30 लोग हैं, आपको वेट करना ही पड़ेगा, और आपको भले ही इमरजेंसी क्यों ना हो, तो टाइम को वेस्ट करना वेट करते हुए। एज द ट्रेन वॉज लेट वी हैड टू किक आर हील्स एट द स्टेशन, हमें वहां पे वेट करना पड़ा, हमारा समय बर्बाद हो गया। कीप अब्रेस्ट ऑफ समथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है अप टू डेट रहना, नॉट टू फॉल बिहाइंड, मतलब पीछे ना रह जाना चीजों से, जितना जो चल रहा है सबके बारे में आप अवेयर हैं, ओब्लिवियस नहीं है। स्टे अप टू डेट और टू हैव नॉलेज और मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, जो आज तक चीजें हो रही हैं करंट अफेयर्स में, जो जो चीजें आ रही हैं उनके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान होना। शी कीप हरसेल्फ अब्रेस्ट ऑफ द सिचुएशन ऑफ द सिटी, शहर में जो हो रहा है उसको लेके वो एकदम बिल्कुल अवेयर और अप टू डेट रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है यंग पर्सनस के लिए कि वो अप टू डेट रहें, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हो रही है उसको लेके हमारे देश के अंदर। सुनो, अगला है लाइव वायर, लाइव वायर है, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। रणवीर सिंह जो है बेसिकली एन एनर्जेटिक पर्सन है, ठीक है, ऊर्जावान व्यक्ति है। इंडिया नीड्स लाइव वायर पॉलिटिकल लीडर्स, है ना, एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक लोग चाहिए जो कि कंट्री को राइट ट्रैक पे लेके आए। लेटिन एंड ग्रीक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। वो कहते हैं ना काला अक्षर बहस बराबर, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है यार, ये तो बिल्कुल उर्दू भाषा लिखी हुई है या फिर संस्कृत लिखी हुई है ना। जिसको पढ़ना नहीं आता उसके लिए उर्दू और संस्कृत भी ऐसी लगेगी क्या लिखा हुआ है। तो लेटिन और ग्रीक, अब आपको हिंदी इंग्लिश आती है तो लेटिन भाषा भी आपको ये लगेगी समझ में नहीं आ रहा है, ग्रीक भाषा भी आपको अजीब सी लगेगी। तो किसी भी भाषा का हम नाम ले सकते हैं, लेटिन और ग्रीक से ये मुहावरा काफी फेमस है ना। हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, हिंदुस्तान में जनरली हम लोग बोल देते हैं कि अरे यार संस्कृत में लिखा हुआ है भाई, यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि संस्कृत वैसे आपको पता स्कूल में कंपलसरी हुआ करती थी, लता लता लतानी, और हम कहते थे संस्कृत कदे ना आनी है, और कभी जिंदगी में ढंग से पढ़ी ही नहीं यार। कंपलसरी कंपलसरी 8th तक मेरे ख्याल से कंपलसरी थी, उसके बाद 9th-10th में चॉइस होती थी कि हिंदी लेनी है कि संस्कृत लेनी है ना। खैर चलिए, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, बट खैर संस्कृत भी काफ़ी एंशियंट लिटरेचर है भाई, संस्कृत लैंग्वेज में भी, है ना। इवन
हिंदुज़म की बात करें तो ज़्यादातर जो टेक्स्ट हैं वो संस्कृत में ही है, बट बहुत कम स्कॉलर्स रह गए हैं संस्कृत के भी, है ना। और जिसकी वजह से जो ट्रांसलेशन एरर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब एक्चुअल में संस्कृत में जो आपके जो वेदास हैं, जो उपनिषद हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, और जब ट्रांसलेशन हो रहा है तो जो इंसान ट्रांसलेट कर रहा है वो प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से वो बात जो वेदास में थी अब जब उसने ट्रांसलेट कर दी तो वो कुछ की कुछ बन गई है। ऐसा भी बहुत ज़्यादा, तो एक्चुअल जो प्रॉपर स्कॉलर्स हैं संस्कृत के वो बहुत कम है। तो इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इट्स ऑल ग्रीक का मतलब कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ला ही नहीं पड़ रहा है भाई। द स्पीच ऑफ लिटरेरी पर्सन इज ऑलवेज लिटन इन ग्रीक टू इलिटरेट पर्सन। कोई पढ़े लिखा इंसान जो बात करेगा, अनपढ़ इंसान को वो चीज़ें समझ में थोड़ी आएंगी, तो उसके लिए इट्स ऑल लिटन एंड ग्रीक। लीप्स एंड बाउंड्स, उसका मतलब रैपिडली कोई चीज़ हो रही है, तेजी से कोई चीज़ हो रही है, वो लीप्स एंड बाउंड्स है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू इंडिया, चाइना हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन एवरी फील्ड, है ना। चाइना की जीडीपी ज़्यादा है इंडिया से, तो चाइना ने बेसिकली बहुत प्रोग्रेस किया है कंपैरिजन टू इंडिया। और अगर हम इंडिया का कंपैरिजन बाकी देशों से करें तो फिर इंडिया ने लीप्स एंड बाउंड्स में प्रोग्रेस किया है, ठीक है। मेक बोट एंड्स मीट, इसका मतलब टू लिव विद इन वंस मीन, अपनी आय के अंदर जीवन व्यापन करना, जीने के लिए पर्याप्त पैसा कमाना, इतना पैसा होना कि आप पे कर सकें अपनी बेसिक एक्सपेंसेस को। आपको 2 जॉब पे काम करना पड़ता है अपने एंड्स को मीट करने के लिए, मतलब जीवन का गुजारा चलाने के लिए। उसकी इनकम इतनी कम है कि उसे क्या करना पड़ा, सेकंड जॉब लेनी पड़ी टू मेक एंड्स मीट। मूट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। इसका मतलब डिबेटेबल क्वेश्चन या एन इश्यू ओपन टू आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर बहस हो सके, बहस तर्क योग्य। ऑल्सो एन इररेलेवेंट क्वेश्चन, अ मैटर ऑफ नो इंपॉर्टेंस, मतलब ऐसा कोई मुद्दा जिसपे बहस कर रहे हैं बट करनी नहीं है, समझे, वो है मूट पॉइंट। वेदर शेक्सपियर एक्चुअली रोट द पोएम रिमेन्स अ मूट पॉइंट अमंग क्रिटिक्स, कि उसने लिखी है कि नहीं लिखी है उस पर डिबेट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स अ मूट पॉइंट वेदर द चिकन और द एग केम फर्स्ट, ठीक है भाई, मुर्गी आई या अंडा, अब लोग डिस्कशन और डिबेट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो मूट पॉइंट मतलब बहस करने योग्य कोई मुद्दा बट इररेलेवेंट वन। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब एक ऐसा पर्सन और आइडिया जो कि वीक है और जिसको हराना आसान है, कमजोर व्यक्ति या विचार जिसे हराना आसान हो। किंग जो है वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है और उसके जो ऑर्डर्स हैं हमेशा डिसओबे किए जाते हैं, लोग उसको फॉलो करते ही नहीं है, उसको बस बिल्कुल पागल समझते हैं, वीक समझते हैं कि ये बढ़िया डिसीजन नहीं ले सकता। वो उसको एक्यूज किया गया उसके ओपोनेंट्स के द्वारा कि वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है और उसके अंदर डिसीजिवनेस नहीं है, ये अपनी बात का पक्का नहीं है या फिर फर्म नहीं है अपने डिसीजन को लेके, तो ये वीक पर्सन कंसिडर किया जा रहा है, तो वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है। मिन्स मैटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडरेट और रिस्ट्रेन्स वंस लैंग्वेज टू बी पोलाइट और अवॉइड गिविंग ऑफेंस, यूफेमिज्म का हम यूज करते हैं, मर गया है बुरा लगता है, राम प्यारा हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, स्वर्ग सिधार गया, बोल देते हैं ना ऐसा, तो ये यूफेमिज्म है। तो हम पोलाइट वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, शब्दों को थोड़ा रोक रहे हैं ताकि सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए, तो वही है ये। विनम्रता से अस्वीकृति, स्वीकृति, स्वीकार, स्वीकृति का संकेत देना, आप डिसअप्रूवल कर रहे हो, दे रहे हो सामने वाले को बट पोलाइट होके, ठीक है। नॉट टू मीन्स मैटर्स, आई फील ही शुड रिजाइन, अब यहाँ नोट बोला हुआ तो क्या मैं कह रहा है कि मैं अपनी बात को बिल्कुल भी घुमाना नहीं चाहूंगा, सीधा बोलना चाहूंगा कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए। तो अगर आप शब्दों को, मैटर्स को मीन्स कर रहे हैं तो मतलब आप पोलाइट हो रहे हैं, जो कहना चाहते हैं वो डायरेक्ट नहीं कह रहे, इनडायरेक्ट कह रहे हैं। बट अगर आप मैटर को मीन्स नहीं कर रहे हैं, नोट लिखा हुआ है, तो मतलब जो है वो आप मुंह पे कह रहे हैं, समझे कि नहीं। हाइड द ट्रूथ एंड प्रिटेंड, मीन्स मैटर का ये भी मतलब होता है, क्योंकि जब आप मैटर को मीन्स कर रहे हैं मतलब शब्दों को इनडायरेक्ट तरीके से कह रहे हैं, तो जो सच है वो नहीं बता रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, तो ये भी एक मीनिंग होता है। डू नॉट मीन्स वर्ड, से द ट्रूथ, बातों को घुमाओ मत, छुपाओ मत, सच्चाई बोलो। टेल द ट्रूथ टू योर पेरेंट्स बिकॉज इट डज नॉट पे टू मीन्स मैटर्स, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, दिखावे से कुछ नहीं होगा, जो सच है वो बताओ। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है अपनी स्पीच के अंदर, वो क्या करती है, शब्दों को या मैटर्स को मिन्स करती है, मिन्स करने का मतलब वो घुमाती है, घुमा घुमा के सर्कमलोकेशन यूज करती है, ठीक है जी। चलिए अगला आपके सामने है आउट ऑफ द वुड्स।